सोचो, दुनिया का नक्शा देखते हुए अगर आप सिर्फ बॉर्डर्स नहीं जख्म देखो तो मिडिल ईस्ट एक खुला हुआ जख्म लगता है और हर जख्म के पीछे कोई ना कोई हाथ होता है। आज बात सिर्फ इसराइल की नहीं, सिर्फ ईरान की नहीं, या सिर्फ लेबनान या सीरिया की नहीं, आज बात फ्रैक्चर्ड स्टेट्स की है। आज बात उस सोच की है जहां स्ट्रॉन्ग मुल्क खतरा होते हैं और टूटे हुए मुल्क फायदा। इसराइल का सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक डर क्या है? एक ऐसा ईरान जो यूनिफाइड हो, जो अपने फैसले खुद करे, जो अपनी आवाज रखे, जो सिर्फ मिलिट्री पावर नहीं सिविलाइजेशनल कॉन्फिडेंस भी रखता हो। इसलिए गोल क्लियर है, ईरान स्ट्रॉन्ग न रहे बल्कि अंदर से ही बिखर जाए। एथनिक लाइंस पर, इकोनॉमिक प्रेशर से, सैंक्शन से, इंटरनल अनरेस्ट के जरिए, क्योंकि जब मुल्क अंदर से टूटता है तो उससे बाहर से तोड़ना जरूरी नहीं होता। लेबनान को देखो, कभी मिडिल ईस्ट का स्विट्जरलैंड कहा जाता था, आज क्या है? एक मुल्क जहाँ करेंसी गिर चुकी है, इंस्टीट्यूशंस पर ट्रस्ट खत्म हो चुका है और पॉलिटिक्स सेक्टेरियन चेस बोर्ड बन चुका है। सुन्नी वर्सेस शिया, क्रिश्चियन वर्सेस मुस्लिम, हर ग्रुप अपनी सर्वाइवल की जंग में। ये एक्सीडेंट नहीं, ये एक डिजाइन है। सीरिया भी ऐसे ही नहीं टूटा, पहले नैरेटिव बना, फिर प्रेशर, फिर प्रॉक्सी वार और फिर एक मुल्क जो मैप पर तो है मगर रियलिटी में फ्रैक्चर्ड। इसराइल के लिए सबसे कंफर्टेबल पड़ोसी कौन होता है? एक मजबूत मुल्क या एक ऐसा मुल्क जो अपनी ही प्रॉब्लम्स में फंसा हो? जवाब ऑब्वियस है। अब एक नजर यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ डालते हैं। यूएस का रोल बॉम्ब से ज्यादा लेवरेज का है, इकोनॉमिक लेवरेज, डिप्लोमेटिक लेवरेज, एड लेवरेज। इजिप्ट को देखो, हर साल बिलियंस की एड, हर साल एक साइलेंट रिमाइंडर, इसराइल के खिलाफ खड़े मत होना। कैंप डेविड से लेकर आज तक इजिप्ट की फॉरेन पॉलिसी का एक इनविजिबल रेड लाइन है और जब कभी इजिप्ट ने ज्यादा आवाज उठाई, एड का टून चेंज हो गया, प्रेशर बढ़ गया, वार्निंग्स आ गई। पाकिस्तान नाम लिया जाता है स्ट्रेटेजिक पार्टनर का, मगर जब इसराइल का सवाल आए, फोन कॉल्स आ जाती है, सिग्नल्स आ जाते हैं, इकोनॉमिक रियलिटी याद दिलाई जाती है, IMF, FATF, लोन्स, रेटिंग्स, मैसेज सटल होता है मगर क्लियर। इस वक्त मुल्क को स्टेबिलिटी चाहिए, आइडियोलॉजी नहीं। ये सिर्फ पाकिस्तान की कहानी नहीं, ये हर उस मुल्क की कहानी है जो इंडिपेंडेंट सोचने की हिम्मत करता है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये सब कुछ डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स और पीस के नाम पर होता है। लेकिन सवाल ये है, अगर डेमोक्रेसी इतनी प्यारी है तो फिर मिडिल ईस्ट में सिर्फ कुछ ही रिजीम्स को क्यों सपोर्ट मिलता है? अगर ह्यूमन राइट्स इतने अजीज हैं तो गाजा पर हर रोज गिरने वाले बॉम्ब्स पर इतनी खामोशी क्यों? अगर सोवेरेनिटी इंपॉर्टेंट है तो फिर सैंक्शन सिर्फ कुछ मुल्कों के लिए क्यों? ट्रुथ ये है, स्ट्रॉन्ग मुस्लिम स्टेट सिस्टम के लिए प्रॉब्लम है। ईरान अपनी आइडियोलॉजी की वजह से, तुर्की अपनी ऑटोनॉमी की वजह से, पाकिस्तान अपनी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी की वजह से, अरब वर्ल्ड अपनी पॉपुलेशन की वजह से। इसलिए बेहतर ऑप्शन क्या है? उन्हें एक दूसरे से लड़ा दो, उन्हें अंदर से कमजोर कर दो, उन्हें अपनी ही सर्वाइवल में उलझा दो, क्योंकि जो कौम अपनी रोटी, बिजली और गैस के लिए परेशान हो वो फलस्तीन के लिए खड़ी नहीं होती। ये सब सुनकर लोग कहते हैं ये कॉन्स्पायरेसी थ्योरी है, मगर हिस्ट्री कॉन्स्पायरेसी नहीं होती, हिस्ट्री पैटर्न होती है। इराक, लीबिया, सीरिया, लेबनान, हर जगह स्क्रिप्ट थोड़ी डिफरेंट है मगर एंड रिजल्ट सेम, ए फ्रैक्चर्ड स्टेट। और सबसे डेंजरस चीज क्या है? ये सोच नॉर्मलाइज हो चुकी है। हम टीवी पर डिस्ट्रक्शन देखकर चैनल चेंज कर देते हैं, न्यूज स्क्रॉल कर देते हैं, एक और वार, एक और क्राइसिस, मगर किसी को ये नहीं बताया जाता है कि जब एक मुल्क टूटता है तो सिर्फ बिल्डिंग नहीं गिरती, नस्लें गिरती हैं, एजुकेशन खत्म होती है, होप खत्म होती है और फिर जनरेशन सिर्फ सर्वाइव करती है, जिंदगी नहीं जीती। आज सिर्फ एक सवाल छोड़कर जा रहा हूँ, अगर आज ईरान, लेबनान, सीरिया प्रॉब्लम है तो कल कौन होगा? और जब सब फ्रैक्चर्ड हो चुके होंगे तो नेक्स्ट टारगेट कौन होगा? हिस्ट्री कभी एक जगह नहीं रुकती, वो सिर्फ डायरेक्शन चेंज करती है और जो लोग सिर्फ देखते हैं अक्सर लास्ट में अफसोस करते हैं।